Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज चल रहा है। इसमें मैं आज आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स कराऊंगी। बेटा ये ना पार्ट 5 है मेरा। इससे पहले की 4 वीडियोस जिसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट था वो देख के आना बेटा, ताकि ये समझ आए। और बेटा ये लेक्चर सुनना भी ज़रूर है, क्योंकि आपके सिलेबस में चाहे ये हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, पर अगर वो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो तो हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट में। कैसे रिड्यूस करते हैं वो आज आप देखेंगे, और लगा के चलिए कि क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही आता है। ठीक है, तो वन क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली देयर। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला भी सिलेबस में होगा तो भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो लेट अस सी। देखो बेटा, इन इक्वेशंस को हम आइलर्स टाइप इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें हम रिड्यूस करते हैं इसको। तो देखो कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चन भी डायरेक्ट समझा दूंगी आपको। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में किए हैं, वहां पर हमारे पास क्या होता था, इक्वेशन होमोजीनियस होती थी, मतलब पावर सेम आ जाती थी आपके पास। और डी स्क्वायर और डी, ये जो भी चीज होती थी, इनके जो कोफिशिएंट्स होते थे वो कांस्टेंट होते थे। तो ये जैसे डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ जाए, 3 आ जाए, इस टाइप से होता था। बट यहाँ पर डी स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे डी का कोफिशिएंट एक्स आ गया। तो बेटा अब तो वेरिएबल कोफिशिएंट्स आ गए। तो वेरिएबल कोफिशिएंट्स अगर हो इक्वेशन के अंदर, तो उसको हम कैसे डील करेंगे वो देखिए। सबसे पहले वी विल रिड्यूस इट टू कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू मेक अ सर्टेन सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, पुट z इक्वल टू लॉग x। ध्यान से देखना, हमेशा यही लेंगे सब्स्टिट्यूशन, लॉग ऑफ इधर x। देखो डी स्क्वायर का जो वेरिएबल कोफिशिएंट वो बन रहा है एक्स स्क्वायर, और x इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो x की टर्म्स है ना जो आपके पास आ रही है, तो z का लेंगे, z इक्वल टू लॉग x। ठीक है, जो टर्म रिपीट हो रही होगी ना, जैसे एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, मान लो अगर डी क्यूब होता तो एक्स क्यूब होता, तो उसी का लॉग ले लेंगे हम सब्स्टिट्यूशन में। सो पुट z इक्वल टू लॉग x। तो हमारे पास देखो बेटा, d होता क्या है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर d की डेफिनेशन क्या है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरा d हो गया, डी बाई डी एक्स। अब हम इसको कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इस d बाई डी एक्स को मैं लिख सकती हूँ d बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो d बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ से देखो डी जेड बाई डी एक्स होगा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन एक्स। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूँगा ऐसे, 1 बाई एक्स डी बाई डी जेड। अब ये मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, d इक्वल टू 1 बाई एक्स डी बाई डी जेड। अब x को मैं ऊपर ले गई, तो मेरे पास ये बन गया। अब मैंने ना d बाई डी डैश का एक नया नाम रख दिया, d डैश। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी कि वेयर डी डैश इज अ न्यू ऑपरेटर, जिसमें हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करते हैं। डी के अंदर ऑपरेटर है जिसमें हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ठीक है, तो मुझे पता चला कि जो मेरी ये इक्वेशन थी, इसमें मैं x d की जगह d डैश लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि इक्वेशन में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर भी है, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर निकालना है, तो आई विल कंसीडर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, या ऐसे कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ डी। ठीक है, यही मीनिंग होगा इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ डी। और डी बाई डी एक्स ऑफ डी निकालने का क्या मतलब हुआ, हमें डी की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी। ठीक है, क्या आ जाएगी ये, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ डी है ये मेरे पास। तो मेरे पास डी बाई डी एक्स, डी की वैल्यू आ गई मेरी 1 अपॉन एक्स डी बाई डी जेड। ये देखो, यहाँ से वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो 1 अपॉन एक्स डी बाई डी जेड आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी बाई डी जेड एज इट इज, प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज, और फिर डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स का डी बाई डी जेड। ठीक है बच्चों, अब देखो, मैं डी बाई डी जेड की जगह तो डी डैश लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने नया नाम रखा था। और 1 बाई एक्स, अब इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे कर सकती हूँ मैं। आपको पता है चेन रूल है, बीच में ऑपरेटर डाल सकते हो आप। ठीक है, अब देखो ये वाली पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गई, डी डैश स्क्वायर के बराबर हो गई। और डी जेड बाई डी एक्स क्या था मेरा, z इक्वल टू लॉग एक्स था, तो आपके पास यही थी ना सब्सटीट्यूशन, z इक्वल टू लॉग एक्स है, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा।
ठीक है, तो मेरे पास आ गया -1/x² डी डैश अपॉन दिस। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, d²। तो मैं इस x² को ऊपर ले जाती हूँ बच्चों, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया सॉल्व करके। अब इसको मैं d² को लिख सकती हूँ d'(d') क्लियर हो गया बच्चों, सब बच्चों को। तो हमें पता चला x² d² इसके बराबर है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, अगर बाई चांस और भी होते आपके पास तो क्या होता। हमें सारा करके देखने की जरूरत नहीं है, हम एक करके दिखा दे, बाकी का हम लिख सकते हैं। सिमिलरली वी हैव दिस। तो देखो, अगर x³ d³ होता तो वो होता मेरा d'(d')-1 d'(-2)। x4 d4 होता बच्चों, तो मेरे पास आता d'(d')-1 d'(-2 d'-3। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए कि जितनी पावर d की होगी, जैसे d की पावर 4 है तो 4 टर्म आएंगे आपके पास, ऐसे d डैश, फिर d'-1 d'-2 d'-3। दूसरी बात याद रखिए कि अगर जैसे पावर 4 है तो 3 पे खत्म होगा, 3 पावर है तो 2 पे खत्म होगा, 2 पावर है तो 1 पे खत्म होगा। और आपको ये अब सारे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको एक समझ आ गया। अब आप सिर्फ x d=d' शो कर दीजिए, बाकी का सिमिलरली करके लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा, जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू, देखो मेरी गिवन इक्वेशन थी x² d² प्लस 3x dy इक्वल टू 1/x। करो इसमें सब्स्टिट्यूशन, x² d² की जगह d'(d')-1, 3 एज इट इज, एक्स डी की जगह d डैश। ठीक है, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे y एज इट इज है, इसको तो हमने चेंज नहीं किया, हमारे पास था z log x। तो x क्या हो गया मेरे पास, e⁻z हो गया। तो 1/x क्या हो गया, 1/ez हो गया। ठीक है, समझ आया सब बच्चों को यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो देखो d'² माइनस d' प्लस 3d', क्लियर, y इक्वल टू e⁻z। तो ये आ गया दिस वन। अब आप देखो, दिस इज नथिंग बट, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आ गया, ये हमें सॉल्व करनी आती है, सिर्फ ऑपरेटर ही तो चेंज हुआ है। मेरा ऑपरेटर बस जो x था वो z में कन्वर्ट हो गया, वो हम फाइनल आंसर में दोबारा z को रिप्लेस करके x ले आएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका सिखाया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे पहले के लेक्चर में आपने सीखा हुआ है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को m पे ले जाते हैं। तो मैं d' को m पे लेके जा रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ गई, m² प्लस 2m, और आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय राइट साइड इज 0। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास ये आ जाएगा, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, दिस वन। तो ये मेरे पास जो है रूट्स आ गए। आपने देखा कि ये नॉन रिपीटेड रियल रूट्स आए। क्लियर हो गई बच्चों यहाँ पे। इसके बाद मुझे क्या लिखना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा हमारा, आपको पता है कि जो भी m आता है, जो भी रूट आपके पास आता है, उसे e की पावर में चढ़ाओ और साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो। अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल z बन चुका है। क्यों बन चुका है, क्योंकि आपका पहले d होता था तो d/dx होता था, अब d' क्या है, d/dz। तो मैंने e0z लिख दिया। दूसरा क्या हो जाएगा, e के दूसरा रूट को भी e की पावर में चढ़ाया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है z, तो z से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपको पता है एक का कोफिशिएंट a ले लिया, दूसरे का b ले लिया, बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए b बना दिया। वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, यही करते थे बच्चों। ठीक है, बट हमें तो आंसर किस में निकालना है, हमें तो आंसर x में निकालना है। तो e0z मतलब तो e की पावर 0 इज 1 प्लस b e की पावर -2z क्या है मेरा, log x। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, ये देखो log x की पावर -2, सबको पता है कि पावर ऊपर चली जाती है, log की प्रॉपर्टी है। अब e और log दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है सबको, तो x की पावर -2 बच गया, यानी कि a प्लस b/x² मेरा CF आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए आपको पता है पहले जो इक्वेशन होती है हमारी d वाली, उसको नीचे उतार लो। तो मेरी नीचे इक्वेशन d वाली क्या आई थी, लेट मी सी दैट इक्वेशन, दैट इज d' प्लस 2d' सॉरी, ये है इनटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, जो राइट साइड थी मेरी, यही सॉल्व करते हैं। अब जरा सा रिकॉल कीजिए कि मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे निकालते हैं। जो एक्सपोनेंट के अंदर आपका कोफिशिएंट हो
जैसे e की पावर माइनस जेड है तो z का कोफिशिएंट जो है वो लेना है आपको, तो हम क्या करेंगे, वो d डैश को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो d डैश इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ z इन e की पावर, ये जो भी x इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंस इन एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, तो ये क्या है मेरा -1, तो मैं d डैश को डाल दूंगी -1, तो मैंने डाला d डैश को -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये किसके बराबर आया बेटा मेरा, 1 - 2 दैट इज दिस। तो ये मेरा निकल कर आ गया यहाँ से -e-z। तो ये बेटा मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल निकल आया। अगेन मुझे आंसर x में ही छोड़ना है क्योंकि गिवन क्वेश्चन तो x में ही था, z तो मैंने अपनी तरफ से लिया था, तो आपको रिप्लेस करना है z। तो z क्या था मेरा, log x था। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो भी पावर होती है log के अंदर वो x के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो e और log दोनों खत्म हुए तो मेरे पास इतना बच गया, यानी कि मेरे पास सिर्फ इतना बच गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, मेरा जनरल सॉल्यूशन इज, मेरा आ जाएगा y, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं हुआ इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल तो y रहेगा। तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब मेरा सी एफ आया था बच्चों a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर और पी आई मेरा आ गया -1 बाई एक्स। तो मेरा ये कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपके सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो यही क्वेश्चन आप मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपका एक ना एक एग्जाम में जरूर आएगा। ये सोच के चलिए आप, इससे आपका पीछा नहीं छूटेगा क्वेश्चंस। ठीक है, हर हाल में आएगा ये क्वेश्चन रिड्यूस करने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 3x प्लस 2 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 5 3x प्लस 2 3x प्लस 2 इंटू डी माइनस 3 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो फिर से आपने ये देखा कि ये तो वही टर्म देखो, यहाँ पे 2 पावर हो गई, सेम पावर है, यहाँ पे 3x प्लस 2 डी पावर सेम है, बट वेरिएबल कोफिशिएंट्स आ गए। इक्वेशन डी में है बट कोफिशिएंट जो आए मेरे ये वाले, ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स की आ गए। तो मुझे रिप्लेस करने मतलब मुझे रिड्यूस करके इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में लाना है। तो मैंने उसके लिए सब्सटीट्यूशन बताई, पुट z इक्वल टू लॉग, और जो टर्म रिपीट हो रही है देखो, जैसे 3x प्लस 2 होल स्क्वायर 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 है जो रिपीट हो रही है। ठीक है, जो वेरिएबल कोफिशिएंट है एक्चुअल में, तो हम उसी को सब्सटीट्यूट कर देंगे क्योंकि वेरिएबल कोफिशिएंट तो 3x प्लस 2 ही आ रहा है ना आपके पास, तो उसको सब्सटीट्यूट किया। अब देखो फिर से पहले की तरह करेंगे। देखो d क्या था मेरा, डी बाई डी एक्स था, इसको मैं डी बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो z अगर ये है log वाला तो डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, ठीक है, तो 1 अपॉन 3x प्लस 2, साथ में 3x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 भी मल्टीप्लाई हो गया। इसको मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, ये यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो 3 अपॉन 3x प्लस 2 आ गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, डी बाई डी जेड। अब यहाँ पे मेरे पास d है, तो अब मैंने क्या किया, इस 3x प्लस 2 जो टर्म रिपीट हो रही है उसको ऊपर ले गए। ठीक है, और ये 3 बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट था, मेरे पास बच गया d बाई डी जेड। अब इस d बाई डी जेड का नया नाम रखा हमने d डैश। आपको पता है सबको कि d डैश इज अ न्यू ऑपरेटर, d बाई डी जेड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 3x प्लस 2d को रिप्लेस कर दूंगी 3d डैश से। अभी मेरे पास डी स्क्वायर की टर्म भी है, तो डी स्क्वायर क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d बाई डी एक्स। अब d की वैल्यू रिप्लेस करो, देखो यहाँ से ये आपके पास कहाँ आया था, ये आया था ना d। ठीक है, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, d क्या है मेरे पास, एक मिनट में दोबारा से देख लो, 3 बाई 3x प्लस 2 और d बाई डी जेड, यही है, या इसका नाम रख दो d डैश। ठीक है, एक मिनट दोबारा लिख देती हूँ उसको मैं, 3 बाई 3x प्लस 2 डी डैश, क्योंकि d बाई डी जेड का नाम d डैश रखा हुआ है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x करो, देखो 3 एज इट इज, 1 अपॉन 3x प्लस 2 का माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, और x का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, d डैश एज इट इज प्लस 3 बाई 3x प्लस 2 इधर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ d डैश। ठीक, तो ये आ जाएगा -3 स्क्वायर, यानी कि 9 भी लिख सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, अपॉन 3x प्लस 2 होल स्क्वायर डी डैश प्लस 3 बाई 3x प्लस 2 डी बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, सारा आंसर ना z में लेकर आना है, इसलिए जब भी ऑपरेटर d बाई डी एक्स दिखाई दे उसको d बाई डी जेड बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दो। ठीक है,
ये आ गया। अब डी बाई डी जेड ऑफ डी डैश क्या होगा, डी डैश स्क्वायर होगा। ये पूरी एक्सप्रेशन, ये पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर है, डी डैश स्क्वायर के बराबर है। और डी जेड बाई डी एक्स मेरा क्या आया था, 3/3x+2। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया -3 स्क्वायर 3x+2 होल स्क्वायर डी डैश प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 3x+2 का स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास है डी स्क्वायर। नाउ टेक दिस 3x+2 होल स्क्वायर इन द न्यूमरेटर ऑन द अदर साइड। तो ये बना मेरा -3 स्क्वायर डी डैश प्लस 3 स्क्वायर डी डैश स्क्वायर। अब इसमें से 3 स्क्वायर डी डैश कॉमन निकाल लिया तो आपके पास बचा डी डैश -1। आपको लग रहा होगा मैडम बार बार 3 स्क्वायर लिखे जा रही है, 9 क्यों नहीं कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा जनरलाइज करके बताना चाहती थी, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है ना। ऐसे बेटा देखो, अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो 3x+2 होल क्यूब डी क्यूब, अब क्या होगा, डी क्यूब है तो 3 ब्रैकेट आएंगी, ठीक है ना, तो एक मतलब 3 टर्म्स आएंगी। तो अब 3 क्यूब आएगा, डी डैश आएगा, डी डैश -1 आएगा और डी डैश -2 आएगा। ये मैं आपको बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने अभी तक उसको 9 नहीं किया था। मैं आपको बताना चाहती थी कि एक एक पावर 3 की भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और बाकी क्या होगा, डी डैश -1 डी डैश -2। अब मान लो नेक्स्ट एक D4 भी होता तो इसी के आगे डी डैश -3 भी आ जाता और 3 की पावर 4 आ जाती, ठीक है, समझ आ गया। अब ये क्या करेंगे हम, पुट इन द गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन में आप डालोगे तो 3x+2 होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 स्क्वायर, यही निकाला ना हमने, 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर है तो डी डैश -1 प्लस 5। अब ये क्या आ जाएगा, 3x+2 है आपके पास तो एक 3 आएगा और साथ में पावर डी है तो डी आ जाएगा, ठीक है। तो डी डैश, ठीक, -3 सब्सटीट्यूट कर दी बेटा वैल्यूज इज इक्वल टू। अब देखो मेरे पास राइट साइड पे है x² + x+1 और मैंने लिया हुआ है z इज इक्वल टू log 3x+2, ये लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो मेरे पास e की पावर z आ गया 3x+2, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, -2/3। तो मुझे x स्क्वायर चाहिए तो -2/3 का होल स्क्वायर प्लस x चाहिए तो -2/3 प्लस 1, ठीक है बच्चों, ये साइड नोट में लिख लेना। क्लियर हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो देखो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 9d स्क्वायर -9d 3 स्क्वायर 9d प्लस 5 3 15d -3 इंटू वाई इज इक्वल टू, देखो 1/9 बाहर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 2 4ab प्लस 9 है ना, ये तो 3 रह गया तो 3ez 3 2 6 प्लस 9, ठीक। ये आ जाएगा e2z और ez की पावर्स को इकट्ठा किया, 9 और 4 13 में से 6 गए 7, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आप लोगों के पास। अब क्या आ जाएगा, 9d स्क्वायर और इधर आ जाएंगे 15 में से 9 गए 6। ये नाउ दिस बिकम्स माय इक्वेशन जो मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। नाउ दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो अब मुझे क्या करना है, डी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कैसे निकलेगी, डी डैश को ले जाइए m पर, तो 9m स्क्वायर प्लस 6m -3 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे लेके जाते थे बच्चों, राइट साइड को 0 लेते हैं और डी डैश को हम m ले लेते हैं। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 3 को भी निकाल के दूसरी साइड पे ले जाके 0 कर लो, 3 2 6, ठीक आया है, ठीक है। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर लो आप लोग, तो ये कितनी बनेगी, 2m है तो अच्छा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो नहीं बन रहा है ना, तो m प्लस m -1 यही आएगा, ठीक लिखा मैंने, ठीक है। नहीं 3 का था ना, 3m स्क्वायर आएगा ना, 3m स्क्वायर 3 2 6 और 3 1 3, तो ये आ जाएगा ना, तो ये बन जाएंगी आपकी, ये बनेगी, दिस इज द मिडल टर्म। क्लियर, अब ठीक लिखा है। तो 3m आ जाएगा m+1 -1 m+1 इक्वल टू 0,
तो m प्लस वन और 3m माइनस वन इक्वल टू 0, तो m आ जाएगा -1 और 1/3। तो m दो रूट्स आ गए, फिर से नॉन रिपीटेड रूट्स आ गए। ठीक है, तो आपका हम क्या लिखेंगे, CF इक्वल टू, आपको पता है जो रूट आया उसको e की पावर में चढ़ाया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे e की पावर 1/3 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, a बाहर b। ठीक है, ऐसे ही सिखाया हुआ है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। z मैंने क्या लिया हुआ था, z इज माई log 3x प्लस 2। ठीक है ना, यही था ना, वैल्यू रिप्लेस करो। देखो e की पावर z की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, e की पावर z क्या है 3x प्लस 2, तो e की पावर चलो डालो इसमें e टू द पावर माइनस z कितना है मेरा log 3x प्लस 2 प्लस b e 1/3 z है log 3x प्लस, दोबारा लिख देती हूँ 3x प्लस 2। तो देखो बेटा a e की पावर में जो कुछ भी होता है, मतलब सॉरी लॉग में जो कुछ भी होता है हम पावर में ले जाते हैं, ये आ जाएगा b e log 3x प्लस 2 की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, e और log दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या बना 3x प्लस 2 की पावर -1 और 3x प्लस 2 की पावर 1/3। क्लियर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, a अपॉन 3x प्लस 2 प्लस b अपॉन, नहीं बस b तो यही रहेगा 3x प्लस 2, पावर पॉजिटिव है तो ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, ये आ गया आप लोगों के पास। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, ये तो मेरा निकला सी है। अब निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए यू हैव टू टेक दी इक्वेशन ऑन द राइट साइड। तो पहले मैंने इसको नीचे उतार लिया, हमारा जो एफ डी डैश था, तो 9d स्क्वायर प्लस 6d सॉरी 6d डैश -3, ये तो मेरी इक्वेशन आई थी जो रिड्यूस होकर आई थी, उसको रख लिया। और मेरे पास राइट साइड पे क्या था 1/9, लेट मी सी व्हाट इट वाज देयर इन द राइट साइड, 1/9 e2z माइनस ez प्लस 7, e2z माइनस ez प्लस 7। ठीक, पहले तो ये 1/9 बाहर निकाल लिया। ठीक है, फिर इसके टुकड़े करने शुरू किए, e की पावर 2z के साथ टुकड़ा किया इसका एक, नेक्स्ट पार्ट बनाया e की पावर z से, क्योंकि नेगेटिव है तो मैंने यहाँ ले लिया, फिर मैंने लिया 9d स्क्वायर प्लस 6 डी डैश आएगा बच्चों, सारा ऑपरेटर डी डैश में आ चुका है। ठीक है, 6d डैश -3 और इधर आ गया 7। ठीक है, ये हुआ PI1, दिस इज माई PI2, दिस इज माई PI3। क्योंकि E है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेट मी सी, देखो इसमें क्या करोगे आप, PI1 में D डैश को रिप्लेस करोगे, किससे डालोगे, कोफिशिएंट ऑफ Z इन एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे डलेगा 2, और इस वाले में D डैश क्या डलेगा 1 डलेगा, क्योंकि E की पावर Z है तो Z का कोफिशिएंट 1 है। और इसको कैसे सॉल्व करना है 2 मिनट बाद देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं नीचे ही उतार के कर लेती हूँ, PI1 क्या होगा मेरा 1/9 9d डैश स्क्वायर प्लस 6d डैश -3 e की पावर 2z, डालिए d डैश को डाल दीजिए 2, तो मेरा क्या आ जाएगा 9 2 का स्क्वायर प्लस 6 2 -3, ये आ जाएगा बच्चों। तो 2 2 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 -3 e टू द पावर 2z, तो ये आ जाएगा 48 -3 45। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको भी रिप्लेस कर लीजिए, देखो 45 को 9 से कर दिया, 9 5 ज़ा 49 36 405। और E2Z क्या था मेरा log 3x प्लस 2। ठीक है, ये 2 है बच्चों। ठीक है, मेरा 2 और z दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो ये log 3x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/405 3x प्लस 2, e और log दोनों खत्म, तो 3x प्लस 2 स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये तो निकला PI1। नाउ कंसीडर दिस PI2। PI2 था 1/9 और इधर थी मेरी इक्वेशन 9d डैश स्क्वायर प्लस 6d डैश -3 और इधर था मेरा e की पावर z। ठीक है, माइनस बाहर, ठीक है, क्योंकि
माइनस भी था ना इसमें। अब देखो इसमें डालिए डी डैश को 1, ठीक है। जैसे मैंने डी डैश को 1 डाला, ये बना 9 + 6 - 3, तो ये क्या आया 9 और 6 15, 5 2, तो 12 1/9 माइनस ई। अब z की वैल्यू रिप्लेस कर दो log 3x + 2 से, ठीक है बच्चों। ये कितना आ जाएगा, e और log दोनों खत्म, तो ये 3x + 2 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सब बच्चों को यहाँ तक। अब PI3 देखो, PI3 था 1/9 इस साइड पे था, नीचे हमारी इक्वेशन थी 9d² + 6d डैश, सॉरी d डैश -3, ऊपर d डैश लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे क्या था 7 था। अब आपको याद है कि मैंने कांस्टेंट के केस में आपको क्या बताया था कि कांस्टेंट कैन बी रिटन एज, देखो इस 7 को तो बाहर निकाल लो, 1 बच गया, e⁻0 सेट, ठीक है। आपको पता है ना कांस्टेंट कैन ऑलवेज बी रिटन एज, जैसे जो भी कांस्टेंट है 1 है, 1 को e⁻0 लिख दो, जो कांस्टेंट था उसको 7 को बाहर निकाला तो यहाँ 1 रह गया था, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या डलेगा, डी डैश को क्या डालोगे, 0 डालोगे, डालो 9 × 0 का स्क्वायर + 6 × 0 - 3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 7/9 और इधर आ जाएगा माइनस दिस, e⁻0 z इज 1। अब इसको 1 डाल दो, ठीक है, कांस्टेंट भी हैंडल हो गया, तो ये आ जाएगा दिस 9 3 सा 27। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ पे, -7/27। अब लास्ट में आंसर आएगा y = CF + PI1 PI2 और PI3, ठीक है बच्चों। जो आ रही हो वैल्यूज वो डाल देना। क्लियर। नाउ लुक एट वन मोर लास्ट क्वेश्चन, आपको ये सॉल्व करना है। दिस, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो ये होमोजीनियस टाइप है भी कि नहीं है। तो आप ये देखो जरा, इधर तो x4 आ गया, इधर d³ आ गया, इधर x³ है, इधर d² है, तो पहले तो पावर मैच होनी जरूरी थी। दो बातें देखी कि एक तो पावर मैच नहीं है, दूसरा कि d² d³ के जो कोफिशिएंट्स हैं वो x की फॉर्म में है, यानी कि वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं। तो पहले आप क्या करोगे, इसमें से देखो x4 d³ है, अब d का तो मैं d4 नहीं कर सकती, बट मैं इसमें से x कॉमन निकाल सकती हूँ अगर निकल रहा है तो। आप देखो इसमें जो इक्वेशन है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें सबके साथ x है, तो यू टेक दैट x कॉमन, तो मेरे पास आ गया x³ d³ 2x² d² - xd + 1 y = 1, ठीक है। अब इस x को दूसरी साइड ले जाओ, इक्वेशन फिर से कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये आ गया, क्लियर हो गई यहाँ पे। अभी भी ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स है, वेरिएबल कोफिशिएंट है तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, z = log x, जो टर्म रिपीट हो रही है x की टर्म रिपीट हो रही है ना, तो z = log x। तो अब मैंने इसका सिखाया आपको कि d डैश जो d जो होता है आपका, सॉरी एक्स डी जो होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है डी डैश में, वेयर डी डैश इज d/dz, ठीक है। x² d² किस में कन्वर्ट होगा, दो d² है तो दो टर्म आएगी, तो d डैश -1, क्यूब भी चाहिए तो x³ d³ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d डैश -1 d डैश -2। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सब्स्टिट्यूशन जरूर लिखनी है, और साथ में एक जैसे ये xd = d डैश कैसे आया, बस ये प्रूफ कर देना और बाकी का नीचे लिख देना, सिमिलरली वी कैन हैव दिस x² d² एंड x³ d², ठीक है। चलिए ये सारी वैल्यूज बच्चों ऊपर रिप्लेस कीजिए आप क्वेश्चन के अंदर, ये देखो +2x² d² की जगह d डैश -1 xd की जगह d डैश +1, y 1/x क्या हो जाएगा, देखो z है log x, तो e⁻z हो गया x, तो 1/x क्या हो गया, e⁻−z, ठीक है। तो मैंने लिख दिया e⁻−z। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये जो अंदर वाली टर्म है मैं लिख देती हूँ, सॉल्व करके आ रही है d डैश क्यूब - d डैश स्क्वायर d डैश +1 y = e⁻−z, ठीक है। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो अब ये तो आपको आती है सॉल्व करनी, है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बच्चों मेरी क्या आएगी, आप d डैश को ले जाएंगे m पर, तो मेरा बना m³ - m² - m +1 इंटू y इज इक्वल टू e⁻−z। सॉरी राइट साइड 0 आएगी जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो ये आ गई, ठीक है। अब इसका कोई भी एक रूट हिट एंड ट्रायल निकाल लो,
तो m को 1 ट्राई करके देखो तो 1 माइनस 1 मीटर आ रहा है, तो m इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट, तो m माइनस 1 इज द फैक्टर। ऐसे ही करते हो तो बेटा अब इसको डिवाइड करके देख लेना सिंथेटिक डिवीजन से कि क्या आ रहा है। तो m माइनस 1 इसका अगर एक फैक्टर था तो ये बना मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा m माइनस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m आ जाएगा 1 1 और माइनस 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या निकला मेरा, सी एफ इक्वल टू ई की पावर में चढ़ा दीजिए जो भी रूट आ रहा है। अब पर 1 जो है 1 इज द रियल रिपीटेड रूट। ठीक है, 1 रियल रिपीटेड रूट आता तो मैंने क्या बताया था आपको, ई की पावर में आप पहले रूट को तो जरूर चढ़ाएंगे, तो ई की पावर 1z आ गया। अंदर आपके पास दो बारी रिपीट हो रहा है ना 1, तो अंदर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आएगा। तो a प्लस बी पहले x आता था, अब आ जाएगा z, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से z में कन्वर्ट हो चुका है। प्लस बी ई, ये माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, माइनस साइन और साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल z, तो बी ई माइनस जेड आ गया। ठीक है, अब इस z की वैल्यू रिप्लेस कर दो, z क्या था मेरा log x। ठीक है, तो e की पावर z क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो z है log x, तो e की पावर z था x। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस b और ये आ जाएगा 1/x। ठीक है, तो ये आ गया सी। क्लियर हो गया बच्चों बात। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पहले नीचे इक्वेशन उतारोगे आप, तो मेरी इक्वेशन डी डैश क्यूब माइनस है, सॉरी माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है राइट साइड पे e की पावर माइनस 1। अब आप क्या करोगे, डी डैश को क्या डालोगे, कोफिशिएंट ऑफ z इन एक्सपोनेंट, जो भी ये एक्सपोनेंट वाली टर्म है इसमें क्या है, ये डी डैश माइनस 1। आपको पता है माइनस 1 रूट आया था मेरे ऊपर। ठीक है, जब माइनस 1 रूट आया तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये इसमें डालेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है मैंने क्या सिखा रखा है आपको कि ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी डैश क्यूब वाली इक्वेशन जो है, तो 3 डी डैश स्क्वायर माइनस 2 डी डैश माइनस 1 और साथ में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब की बारी z है तो z से करेंगे, पहले हमारे पास x होता था तो हम x से करते थे। ये बातें याद रखनी है बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। अब डालो डी डैश को, अब डालिए डी डैश को माइनस 1, तो अब क्या आ रहा है देखो, डी डैश को माइनस 1 डालने पर देखो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 डी डैश आया माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। तो हमारा आंसर आया माइनस z/4। ये माइनस कहाँ से आ गया मेरा, z/4 ही तो है, तो z/4 इंटू ई की पावर माइनस z। अब z था मेरा log x। ठीक है, तो मेरा बन गया z, अच्छा z की वैल्यू यहाँ पे भी डाल दो, z की वैल्यू यहाँ भी डाली तो log x/4, और ये e की पावर माइनस log x किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, x टू दी पावर माइनस 1, तो 1/x 4 एज इट इज और इधर log x। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब जो ऊपर सी एफ आया था वो लिख देना बेटा और ये वाला पी आई लिख देना। ठीक है बच्चों, so this is all about this linear differential equation with variable coefficients। ठीक है, मैं थोड़ा सा होमवर्क लिख दूँ आप लोगों का। ठीक है, ये क्वेश्चंस ट्राई जरूर करेंगे सब बच्चे, इस टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये एग्जाम में जरूर आएगा इसमें से एक क्वेश्चन। ठीक है, let me give you certain homework questions। कोई क्वेश्चन बेटा होमवर्क का सॉल्व नहीं हो तो मुझे मेल करेंगे आप लोग, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी आपको। ठीक है, d plus 13 by is equal to x to the power n। Let me give you one more question। अच्छा, सारे स्क्वायर की पावर के ही हो गए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखना। एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस 2x डी माइनस 2 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 3x। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और देखो कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो स्क्वायर की पावर वाले तकरीबन। ठीक है, ये वाला करना ट्राई जरा। ये देखो 6th क्वेश्चन है आपका, डी क्यूब प्लस सॉरी माइनस
4/x d² प्लस 5/x² d माइनस 2/x³। कुछ नहीं करना, सीधा x³ से मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन दोनों साइड पर, ठीक है, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। मैं इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रैक्टिस पूरी आप यहीं पे कर लीजिए चैनल पे, ठीक है। तो x+1 का होल स्क्वायर d² प्लस x+1 इंटू डी। अब इसको ज़रूर ट्राई करेंगे x+1 वाले क्वेश्चन को, ठीक है। 2x+3 2x+4, राइट। x² d² माइनस 3x d प्लस 5y इक्वल टू x² साइन log x। क्लियर। वन मोर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आप। तो x³ d³ माइनस x² d² प्लस 2x d माइनस 2y equal to x³ plus 3x। ऑल राइट, सो जस्ट ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मेल करिए बच्चों। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।